अस्सलाम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफ़ीर। लंदन एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत का मरकज़ बन गया। इस वक्त मरीम नवाज़ लंदन जा रही हैं और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगी। कुछ दिन पहले तक चूँकि उन पर पाबंदियाँ थी, अब अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। खान साहब ये कह रहे हैं कि जी NRO 2 दिया जा रहा है और किसी हद तक उनकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। वो केसेस जो जिनको बुनियाद बनाकर इस हुकूमत के साबिक हुकूमत में थे उस वक्त नवाज शरीफ साहब, उनको निकाला गया और आज उन्हीं केसेस में तकरीबन PDM की जो क़यादत है वो सारे बरी हो रहे हैं और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है। मरीम नवाज़ जो कभी कहती थी कि ये ट्रे में भी रख के दें मुझे पासपोर्ट तो मैं नहीं लूँगी, 24 घंटे पूरे नहीं हुए पासपोर्ट मिले हुए और वो लंदन रवाना हो गई। अब इसमें इम्पॉर्टेंट अमल ये है कि इस वक्त लंदन में बहुत सारी सियासी शख्सियात मौजूद हैं और लंदन प्लान बनाया जा रहा है। नाज़रीन, आपको याद होगा 2007 में मिसाक जमहूरियत की बात हुई थी लंदन में, वो भी प्लान वहाँ बनाया गया था। फिर दुबई से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, वो वापस आई थी और NRO 1 का नाम उसको दिया गया था। इसको खान साहब आप NRO 2 दे रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता केसेस ख़त्म हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो बड़ी डेवलपमेंट है वो आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि जी अब वो पिछले कई दिनों से जब से रिजीम चेंज हुआ है, हम एक टर्म यूज़ हो रही है और फोर्सेस की तरफ से ISPR की तरफ से कहा जाता है हम एपॉलिटिकल हो गए हैं। और आज चीफ साहब ने भी ये कहा कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि फ़ौज अब सियासत से दूर रहना चाहती है, अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद ओहदे से दस्तबरदार हो जाएंगे, ओहदा छोड़ देंगे। नए आर्मी चीफ की तैनाती एक इस वक्त हॉट इशू है पाकिस्तान की सियासत में और उसके ऊपर बातें हो रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जी आर्मी चीफ की तैनाती में जल्दी नहीं, इमरान खान को थोड़ा सा तरसाएँगे, तड़पाएँगे। खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आर्मी चीफ कोई भी हो, क्योंकि डर इनको है, चोरियाँ इन्होंने की हुई हैं, एहतसाब इनका होना है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, कोई भी चीफ हो मुझे मसला नहीं है। लेकिन एक एक करके चीज़ें जो हैं वो आगे की तरफ जा रही हैं। 2023 में इलेक्शंस होंगे, क्या नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी होगी, वो नून लीग को लीड करेंगे या नहीं। मरीम ने तो ये कहा कि मैं वापस आऊँगी, पंजाब भी फतह होगा और मियाँ साहब की वापसी भी होगी। देखना यह है कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, तो वो केसेस ख़त्म हो रहे हैं। ओपन ग्राउंड होगा, कौन जीतता है, अवाम जिसको वोट देंगे और क्या ये जो इंतखाबात होंगे जल्द इंतखाबात की नई जो तारीख है उसका भी अब सुनने में आ रहा है कि वो भी जल्द अनाउंस हो जाएगी। फवाद चौधरी साहब अभी थोड़ी देर पहले काशिफ वासी साहब के प्रोग्राम में थे, वो ये कह रहे थे जी कि हमें हो सकता है कि हमें धरना कॉल करने की ज़रूरत पड़े ही ना, उससे पहले इलेक्शन की तारीख भी आ जाए, मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ चले जाएँ। खान साहब ये कह रहे हैं कि मैंने कार्ड्स जो हैं वो धरने के छुपा के रखे हैं, सीने से लगा रखे हैं, मैं नहीं बताऊंगा और प्लान चूँकि एक्सपोज हो जाता है, इस दफ़ा मैं किसी को नहीं बता रहा कि हमने करना क्या है। प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। देखना यह है कि क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और कैसे इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मोमेंटम को कैश कराती है और ख़ुद PDM हुकूमत चूँकि महंगाई और इन चीज़ों में फंसी हुई है, तो क्या 2023 के जो इलेक्शंस होंगे उन इलेक्शंस में जो इलेक्शन इस्लाहात हैं, शफाफियत है, वो बरकरार रहेगी। इत्तेहाद, PDM इत्तेहाद की बात करें या खान साहब की बात करें, ये तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मुत्तफ़िका तौर पे कोई बेहतर हिकमत अमली बना सकेंगे और मुल्क जो है वो माशी, सियासी और आइनी बहरान से निकल सकेगा। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं जनाब कैप्टन रिटायर्ड हदीस सफ़ी साहब, वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सफ़ी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुसर न्याजी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं और किरण इमरान डार साहिबा MNA मुस्लिम लीग नून की हमें ज्वाइन करेंगी, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगी। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे और कैप्सा गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। किस तरह देखते हैं, एक तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम चीफ साहब की का जो बयान आया है, वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, बड़ा तवील ये दौरा है, टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन तमाम अमूर को समझते भी हैं। और चीफ साहब ने जो खिताब किया उसमें उन्होंने बताया कि जी वो ओहदा भी छोड़ देंगे और ये चीज़ें इधर डिस्कस हो भी रही थी कि वो एक्सटेंशन मजीद नहीं लेंगे। वो जो 6 महीने की शॉर्ट एक्सटेंशन की बात हो रही है, शायद वहाँ तक नई हुकूमत आएगी, वो नया आर्मी चीफ तैनात करेंगे, नए आर्मी चीफ के नाम पे भी बातें हो रही हैं। आपके पास क्या इंसाइट्स हैं और वाकई में फ़ौज जो पिछले हम 6 महीने से जब से रिजीम चेंज हुई है, एक टर्म यूज़ की जा रही है ए पॉलिटिकल,
वाकई में फौज जो है वो ए पोलिटिकल हो चुकी है, इदारे न्यूट्रल हैं, और अब वो पाकिस्तानी सियासत में जिस तरह हम देखते रहे हैं माजी में अमल दखल वो नहीं होगा। क्या साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। एक दो पॉइंट्स में ज़रा हिस्ट्री के बयान कर दूं ताकि पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाए। पाकिस्तान की सियासत में सबसे पहले पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अगर हुई है तो वो बेसिक डेमोक्रेसी के नाम से हुई थी, जब फातिमा जिन्ना के इलेक्शंस हुए थे और अयूब खान साहब ने उसको इस्तेमाल किया था। तो उसके बाद से आज तक हमने देखा कि किसी न किसी स्टेज पर ये सिलसिला जारी रहा है। ज़ियाउल्लाह साहब ने नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन करवाए, वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी। इसी तरीके से आगे अगर आप जाएं तो वेरियस जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी एलिजियंस और या उनकी एग्जिस्टेंस जो थी वो उनका किसी न किसी तरीके से बिल वास्ता या बिला वास्ता राब्ता रहा एस्टेब्लिशमेंट से। तो ये कहना कि फौज जो है वो पॉलिटिकल उससे अलग हो रही है तो बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने अभी बयान दिया, जिसका मतलब ये है कि इससे पहले इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत बात थी, क्योंकि अपने मुद्दे के हलफ के हिसाब से हमारा कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए सियासत से। वो उसको अगर अब इन्होंने रियलाइज किया और इस स्टेटमेंट दिया तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल आपका था कि जी वो रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट होगी। अगेन आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। जब ये पहली इनको एक्सटेंशन मिली थी उस वक्त भी मेरा एक प्रोग्राम हुआ था कि मैंने ये कहा, देखिए पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो या किसी भी फौज में जो प्रोग्रेशन जो है अफसरों का जो कैरियर प्रोग्रेशन है वो ऐसा होता है कि जिसमें नो बडी इज इंडिस्पेंसिबल। एक सिस्टम के तहत लोग आते हैं और एक सिस्टम के तहत लोग जाते हैं। तो वो अगर इस पे आप कोई खलल डालेंगे तो उसके मुज़म्मरात काफी खराब भी होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसी हो जाती हैं जो आप नहीं चाह रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया और ये जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो नेक्स्ट पर्सन जो भी इन लाइन है वो दे आर एज कॉम्पिटेंट एंड एज क्वालिफाइड टू रन द आर्मी। जब मैं सर्विस में था, जिस जहाज को मैंने कमांड किया, अब वो उस वक्त वो जो कैडेट था अब वो कैप्टन हो गया, वो कमांड कर रहा है। तो ये तो एक सिलसिला चलता रहता है। और अच्छा कैप्टन साहब, आपकी 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 इनसाइट्स क्या हैं? नए चीफ के वाले से बातें भी हो रही हैं, एक का नाम भी गर्दिश कर रहा है, क्या समझते हैं कौन आ रहे हैं नए चीफ? देखिए ये जहाँ तक सिलेक्शन का सवाल है, अगेन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इफ आई गिव द आंसर, बड़ा क्लियर है कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव की जवाबदेही है। जो उनके पास पैनल जाता है उसमें से तो सारे एट दैट लेवल एज अ प्रोफेशनल ऑफिसर आई कैन से कि देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस टू सेलेक्ट। सब एक जैसे होते हैं, 19-20 का ही फर्क होता है और एवरीबॉडी जो भी उस वक्त तक वहाँ 3 स्टार के लेवल पे पहुंचे, दे आर ऑल कॉम्पिटेंट, ऑल वेरी प्रोफेशनल। क्या साहब ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म पे तो ज़रा कोई क्वेश्चन मार्क हो ही नहीं सकता। जो इस लेवल पे जाते हैं तो ज़ाहिर है वो उनकी सीनियरिटी, उनका कॉम्पिटेंट होना इस चीज़ की दलील होता है। लेकिन मोस्ट फेवरेट या होता है कि आपकी जो इनसाइट्स हैं कुछ है आपके पास खबर के कौन आ रहा है, कि नाम बता सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है ये स्पेकुलेशन मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए कि इस लेवल पर जो उन सिलेक्शन जो डिसीजन मेकर है उनके जहन में क्या चीज़ है और वो उनके और क्या दूसरे इनपुट्स आ रही है जिनके बिना वो फैसला करेंगे, वो बड़ा मुश्किल है इस तरह गैस करना। बट एज आई सेड, जो भी होगा ही विल बी अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन एंड वेरी प्रोफेशनल होगा एंड वो आर्मी को आगे लेके चलेगा। जी बिल्कुल ठीक है, आपने इसमें कोई दोहराई नहीं। और जो भी हो वो हमेशा ज़रा मेरिट का जो तकद्दुस है वो पामाल नहीं होने देती फोर्सेस, और कॉम्पिटेंट ही होते हैं जो लोग भी आते हैं, सीनियरिटी वाइज हों या ज़रा जो पैनल पे नाम आएंगे उनमें से ही किसी को चुनना होगा। मसलन न्याजी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। न्याजी साहिबा खुश आमदीद करते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू। किस तरह देखती हैं एक इस वक्त एक हलचल मची हुई है और ख़ासतौर पे लंदन एक बार फिर सियासी तवज्जो का मरकज़ बना है,
जरदारी साहब की तबीयत नासाज है, कहा यह जा रहा है कि वो दुबई चले जाएंगे, ज़ाहिर है उनकी तबीयत इस तरह की है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी खबर है कि चूँकि जब वो दुबई जाएंगे तो वो कनेक्ट तो है लंदन भी मरकज़ बना हुआ है, कोई बड़ी तब्दीली पंजाब में भी, चूँकि लंदन वापसी के बाद मरीम जब आएंगी तो तब्दीली होगी। जरदारी साहब का अमल दखल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक तो उनकी बीमारी के हवाले से भी बताइएगा, और दूसरा कोई डेवलपमेंट्स हो रही है तब्दीली की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ीर भाई, बात दरअसल ये है कि देखें, जरदारी साहब बीमार हैं। बशमूल जरदारी साहब जितने भी बीमार हैं, अल्लाह पाक उनमें सेहत अता फरमाए। बात दरअसल ये है कि देखें, बीमारी तो एक अलग है, और जरदारी साहब के ऊपर जहाँ तक ले जाया जाए कि वो मुल्क से बाहर जाने में वो या कोई इंटरेस्टेड होंगे, तो यकीन जाने कि जरदारी साहब, मैं समझती हूँ कि वाहिद सियासतदान है कि वो बाहर जो है ना, बाहर इसलिए जाना कभी भी नहीं चाहते हैं कि मुल्क छोड़ के जाएं। उन्होंने हमेशा हर तरह के अपने केसेस को का सामना किया, अदलिया का सामना किया, नैब का सामना किया, जितना भी कुछ हो। जरदारी साहब की जो एक सियासी तारीख है वो इस चीज की मतलब ताबे नहीं है कि वो मुल्क छोड़कर जाएंगे। अल्लाह पाक, पहले सेहत है, जान है तो जहान है, अल्लाह पाक उन्हें सेहत अता फरमाए। एक पहले भी पिछले टाइम में भी वो अपने नवासे की सालगिरह में गए थे सफीर, उस पर भी लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी थी और वो वापस आए। देखिए, निजी तौर पे अगर कोई जाता है तो वो एक अलग चीज है, और उसको अगर हम इशू बना लें तो वो नहीं समझ। बिल्कुल आप ठीक कह रही है, कोई इशू नहीं बनाना चाहिए। खासतौर पे बीमारी का, किसी की भी बीमारी, उसका एक तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये सारी चीज़ें आप ही सियासतदान जो हैं वो एक दूसरे की पार्टी पे एक दूसरे के बारे में बोलते हैं, तो नहीं होना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू ये है कि माजी में ऐसा हुआ है मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, और यही वजह है कि आज हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि लोग यकीन करने को तैयार नहीं है लीडरशिप की बीमारियों पे। यहाँ से बहाना करके लंदन जाते हैं बीमारी का, और वहाँ देखते हैं कि अगले ही 24 घंटे के अंदर वो बिल्कुल फुल एक्टिव होते हैं। तो वो लोगों के अंदर ये एक मैसेज चला गया कि अब यहाँ से बहाना तो बीमारी का होता है, लेकिन वहाँ जाके फिर ऑफिशियल चीज़ें डील की जाती हैं। तो मैं आ रहा हूँ मुसर्रत नियाज़ी साहब, मैं आ रहा हूँ, कंप्लीट कर दीजिएगा। ये जो इमेज है ना, ये आप पॉलिटिशियंस के लिए बड़ा ख़राब है। तो फिर सही मानों में जो शख्स बीमार भी है ना, उसका भी लोग यकीन नहीं करते। तो आप लोग नहीं समझते कि इस तरह की बहानेबाजियां नहीं होनी चाहिए। जरदारी साहब ने 11 साल जेल काटी, इसमें कोई शक नहीं है, और वो कभी मुल्क से भागे भी नहीं है। लेकिन हमने ये ज़रूर देखा है कि वहाँ जाके फिर टैंपरिंग ज़रूर हुई है। उनकी तबीयत नासाज थी, वो अदालतों में पेश नहीं हो सके, नहीं, और व्हील चेयर पर जाते थे। लेकिन जब खरीदो फरोख्त का मामला हुआ, जोड़ तोड़ का मामला हुआ पंजाब में, तो हमने देखा कि वो 24 घंटे में ऐसे एक्टिव थे जिस तरह आप एक्टिव हैं माशाल्लाह से। देखिए सफीर, बात दरअसल ये है कि जब बंदा बीमार होगा और एज फैक्टर भी होता है तो यकीनी ऐसी बात है, अगर सेहत इजाजत नहीं दी तो मैं नहीं समझती कि जानबूझकर, जहाँ तक जानबूझ के ताल्लुक है तो अब आपने बड़ी अच्छी बात कह दी कि जरदारी साहब 11 साल जेल रहे। बल्कि मैं समझती हूँ जब शहीद बीबी से उनकी शादी हो रही थी तो एक साथी ने सवाल किया कि बीबी तो आए दिन जेल होती है आपके, उन्होंने कहा आज के बाद बीबी नहीं जाएंगी जेल, मैं जाऊंगा। तो वो जेल को दूसरा घर करार देते हैं, वो इन चीजों से घबराने वाले नहीं। अगर सेहत है तो बिल्कुल बंदा 24 आवर्स भी काम कर सकता है, काम करने में तो कोई मजाका नहीं। और अगर ये गवर्नमेंट गई है, नियाज़ी साहब, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि काम किया जाता ना, अगर सैलाब मुतासिरीन के लिए भी आपकी ये विल होती ना, तो फिर तो मजा आता। सैलाब मुतासिरीन के लिए सारे बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ ज़रा बीमारियां फूटती हैं तो आप विजिट नहीं कर सकते। ये तरजीहात का फर्क है जो आपके सिंध के अवाम, पाकिस्तान के अवाम आपसे तवक्को करते हैं। मेरी बात सुनेंगे? जी, सुन रहे हैं हम आपको। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर ये तब्दील गवर्नमेंट हुई है तो मैं समझती हूँ तमाम स्टेक होल्डर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने पहली दफा एक पेज पर आकर हुई है। कोई दूसरे लोग, वही लोग हैं ना जो खान साहब के साथ थे, और वही अगर अपोजिशन, जो उस साहब का अपोजिशन पार्टी थी, उनके साथ आ गए तो मैं नहीं समझती हूँ कि इसमें कोई गद्दारी के जुमरे में कोई बातचीत आ जाती है या कोई गलत वे में आ जाती है। कोई जू मायनों में तो नहीं आती। ठीक है, कल खान साहब के साथ तो ये सब बहुत अच्छे थे, और अगर आज ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बन गया तो इसमें मैं नहीं समझती कि किसी किस्म की कोई कबाहत है। ठीक, लेकिन ये बना कैसे? आपको याद है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि तब्दीली अगर चाहते हैं, फार्मूला हम देंगे, मैं फार्मूला पेश करूंगा, और उससे पहले इस लाडले को हटाना होगा। लाडला हटा, फार्मूला पेश किया गया, उस फार्मूले के ऊपर आज अमल हो रहा है।
जिन लोगों को आप कहते थे ये सिलेक्टर्स हैं और इनकी सिलेक्शन की वजह से 2018 के इलेक्शन जो है वो टेम्पर भी हुए, इमरान खान को मैंडेट मिला, आपका मैंडेट चोरी हुआ, उसी चोरीशुदा मैंडेट के ऊपर आपके चेयरमैन वजारत खारजा की सीट एंजॉय कर रहे हैं और आप इत्तेहादी हुकूमत हैं मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के साथ। देखिए हमने बिल्कुल सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि 2018 के जो इलेक्शन हुए हैं वो फेयर नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, आप बड़ापन देख लीजिए या आप एक सियासी माइंडसेट देख लीजिए कि हम उनके साथ बैठे और हमेशा से कहा कि बेहतर काम करेंगे तो हम आपका साथ देंगे। जब आप अपोजिशन की सुनते ही नहीं थे, आप उनसे हाथ मिलाना या उनसे बात करना यूं महसूस करते थे, लेकिन जैसे कि वो खुदा ना खास्ता आपके दुश्मन हो, आप तो बात करने को तैयार ही नहीं थे। अगर यहाँ हमने तो कभी नहीं कहा, हम तो अपोजिशन में भी इसी तरह से बैठे। और अगर आज मेरे चेयरमैन वजीर खारजा है तो मुल्क जा रहे हैं और वो ये नहीं कह रहे कि मैं फांसी पे लटक जाऊंगा अगर मैंने जो है ना IMF मुशर्रफ नियाज़ी साहिबा, अच्छी बात है वो मुल्क जाए, वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें, वो सुने आपकी पार्टी का नाम रोशन करें, लेकिन इस चीज की मजम्मत करें कि वो उनके पास जो मैंडेट है, उनके पास जो सीट है वो फिर सिलेक्टर्स ने उनको दी है, माने ना। फिर आप लियारी का इलेक्शन हारे हैं, आप फिर ये बात माने, क्यों नहीं मानते? देखिए मेरी बात सुने, बात दरअसल ये है कि अगर वो जा रहे हैं तो वो भीख नहीं मांग रहे, वो ये कह रहे हैं कि आपके वज़ीर आज़म कह रहे हैं ना कि हम भिखारी हैं, मांग रहे हैं ना भीख, कौन कह रहा नहीं मांग रहे? हमारे मुल्क के लिए आप हमारे मुल्क को जो कर्जा है उसमें क्या रिलीफ देंगे, वो ये नहीं कह रहे। मुशर्रफ नियाज़ी साहिबा, आप एक काम करें, आपके पास जो रखे हुए पैसे हैं फालूदे वालों के पास, वो पैसे सैलाब वालों को दे दें, रिलीफ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वो फोन सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे यार, रिस्पेक्ट दे रहे हैं और तमाम मुल्क के वजीर दाखिला यहाँ विजिट भी कर रहे हैं, और ये चीज ना कहें कि वो मजे ले रहे हैं। सुने मुशर्रफ नियाज़ी साहिबा, चीज की कमी भी नियाज़ी साहिबा, आपके जो वजीर खारजा है ना इंटर्नशिप पे है आर्मी चीफ साहब, सुने आर्मी जी उन्हीं की बात कर रहा हूँ, आपके चेयरमैन है ना, आप आर्मी चीफ साहब को परमिशन इस हुकूमत ने पहली दफा दी कि जी आप ऑफिशियली मामला डील करें, मुल्कों को मनाएं, तो फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी किधर है? देखिए मेरी बात सुने, ये इसी मुल्क का आर्मी चीफ है, अगर वहाँ बाहर गए हैं अपने मामलात, मुल्क के मामला देखने के लिए, या वजीर खारजा के साथ गए, वजीर आजम के साथ रहे, अच्छी बात है ना, हम तो कह रहे हैं हमारे ही चीफ हैं, फिर आप उनको देना मैंडेट है, उनको काम करने दें, आप छोड़ दें, फिर आप जमहूरियत के दावे तो ना करें फिर, और नजरियाती होने के दावे तो ना करें। भुट्टो साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो सियासत थी वो तो इस तरह की नहीं थी जो आज आप कर रहे हैं। देखिए वो हमारे मुल्क के आर्मी चीफ हैं, अगर भाई वो 2018 में भी वही चीफ थे ना, तो फिर आपको क्या हो गया था, क्यों आप उन पे इल्जाम लगा रहे थे? सिर्फ ये जवाब दे देना। देखिए अगर उनके साथ जाए, साबका गवर्नमेंट के साथ जाए तो बहुत अच्छे, और अगर इस सिटिंग गवर्नमेंट के साथ जाए तो ये एलिगेशन, ये मैं नहीं समझती ये दौरा में आ रहे हैं। और आपने सेट किया ये मयार, आपने वो तो कहते थे उनको तो इशू नहीं है, खान साहब ने तो कहा था ना कि भाई ठीक है मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप तो कहते थे ना कि ये लेके आए, आप तो इनके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे, तो फिर क्यों उसी चोरीशुदा मैंडेट के साथ बैठ गए? अभी कहते हैं वो सिलेक्टेड है, वो लाडले थे, लाडले अभी भी हैं वो। अच्छा, आप लाडले नहीं है, आपको रातों रात अकलियत में थे, हुकूमत मिल गई, आप लाडले नहीं है, आपके चेयरमैन वजीर खारजा बन गए, आप लाडले नहीं है, आपके केस खत्म हो गए, आप लाडले नहीं है। हमें वहाँ पार्लियामेंटेरियन ने सब उनके साथ थे, वही पार्लियामेंटेरियन, हमने बाहर से तो कोई लोग नहीं लाए ना, हमने इन लोगों की तरह की तो हरकतें नहीं की, जहाज भर भर के ला रहे थे जब तो ठीक थे। आप थैले भर भर के सिंध हाउस कर दिया, वो अगर इधर सिंध वालों के लिए कुछ कर देते, पैसे चार लगा देते, यकीन करें सिंध की किस्मत बदल जाती। मुझे ब्रेक पे जाना है, बहुत शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे लंदन में इस वक्त क्या हो रहा है, उसके ऊपर भी मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। कैप्टन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।